ये आज जानने वाले हैं हम लोग केपलर का नियम। देखिए, केपलर का नियम ग्रहों की वृत्तीय गति से संबंधित होता है। वैसे हम जानते हैं कि केपलर का नियम वृत्तीय गति से होता है, लेकिन वृत्तीय गति में कौन चक्कर लगाता है? ग्रह लगाते हैं या पिंड लगाते हैं? पिंड जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है ना। तो एक तरीके से केपलर के नियम से संबंधित है। केपलर जिस तरह न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, उसी तरह केपलर ने भी 3 नियम दिया था। पहला नियम क्या था इनका कि कोई भी पिंड जो है दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाता है। दीर्घवृत्ताकार पथ से तात्पर्य यह है कि दीर्घवृत्ताकार पथ तात्पर्य है कि कभी वह आकाशीय पिंड, वह जो पिंड है जो चक्कर लगा रहा है, वह कभी सूर्य से देखिए पास में होगा और कभी जो है सूर्य से दूर में होगा। अगर सूर्य से पास में होगा तो उससे कहेंगे उपसौर। उपसौर बोलते उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति छोटा होता है ना, तो उपसौर छोटा होता है। मतलब कि उपसौर में क्या होता है ना कि सूर्य से कम दूरी होती है। जब कम दूरी होगी तो पृथ्वी अधिक तेज चक्कर लगाएगी। जब दूरी कम होगी, अगर अधिक तेज चक्कर नहीं लगाएगी तो ये जो सूर्य है इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, है ना। इसलिए पृथ्वी की गति यहाँ पे क्या होती है? अधिकतम होती है। कब होती है? 3 जनवरी को, उपसौर को, क्योंकि दूरी कम होने से पृथ्वी की गति अधिकतम हो जाती है। ये दीर्घवृत्ताकार हो गया, है ना। और इसी तरह यहाँ से इससे क्या हो गए, ये अपसौर हो गया। सूर्य से सर्वाधिक दूर पे होती है। कब होती है? पृथ्वी जो है सूर्य से कब सर्वाधिक दूर पे होती है? तो 4 जुलाई को दूर होती है। उसे क्या कहते हैं? अपसौर। अपसौर यहाँ पे क्या दूर होती है तो इसको नहीं खींच पाएगी, इसलिए न्यूनतम गति से पृथ्वी चलती है, ठीक है। और समय और ठंडी और गर्मी में जितना भी अंतर होता है वो 7% का अंतर होता है। जैसे ठंडी कम पड़ रही है तो गर्मी कम पड़ रही है, तो गर्मी 7% कम पड़ रही है, ठंडी इतनी नहीं पड़ रही। ठंडी और 7% पड़नी चाहिए, है ना। और पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की होती हैं। क्या होती है भैया? परिक्रमण और क्या होती है? परिभ्रमण। तो परिक्रमण, देखिए परिक्रमा मतलब दूसरे की ओर करना। तो परिक्रमण में क्या होता है भैया? परिक्रमा मतलब दूसरे की ओर गति करना, है ना। तो परिक्रमण एक तरीके से दूसरे की ओर चक्कर लगाना है, परिक्रमा करना है। क्या? केपलर का नियम है ना। तो परिक्रमण के कारण ही क्या परिवर्तन होता है? तो वर्ष, मौसम और जलवायु, लीप वर्ष, जो वर्षों में परिवर्तन होता है, मौसम में चेंज होता है ना। ये मौसम कोई ठंडी कभी गर्मी, जलवायु में परिवर्तन होता है, जो लीप वर्ष में चेंज होता है, वर्ष में परिवर्तन होता है। ये सब किसके कारण होता है? परिक्रमण बोले तो परिक्रमा आया करेंगे, नहीं कर रहा है। लेकिन परिभ्रमण और घूर्णन एक ही होता है। अपनी अक्ष के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। या क्या कहलाता है? परिभ्रमण। तो इसको दिन और रात होते हैं। यह जो है पृथ्वी के अपने अक्ष के चारों ओर अर्थात घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, जबकि वर्षों या मौसम या जलवायु में परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है पृथ्वी की। तो केपलर साहब ने हमारा पहला नियम दिया था कि दीर्घवृत्ताकार पथ पे होता है। जब दीर्घवृत्ताकार पथ पर हो तो कभी पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होगी तो उसे कहेंगे उपसौर कहेंगे। या 3 जनवरी इस पर पृथ्वी की स्पीड अधिकतम होगी और अपसौर होगा, पृथ्वी की स्पीड धीमी होगी क्योंकि दूर होता है ना। सब और कब होता है? 3 जनवरी और 4 जुलाई। 4 जुलाई को अपसौर मतलब न्यूनतम दूरी कब होती है भैया? न्यूनतम दूरी उपसौर होती है। कब होती है? 3 जनवरी। अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई अपसौर, ठीक है। तो पहला नियम था दीर्घवृत्ताकार पथ। दीर्घवृत्ताकार पथ से परिणाम का निकला हमको कि उपसौर और अपसौर से संबंधित कौन सा नियम है? पहला नियम है। चलते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है कि वे क्षेत्रीय चाल नियत होती है ना। क्षेत्रीय चाल मतलब नियत होती है कि मतलब जो देखिए क्षेत्रीय चाल से तात्पर्य हमारे ये हैं कि ये क्षेत्रीय चाल जैसे इतना कवर के इतना कवर कर, तो इसी जिसने इतना ही कवर कर लिया, मतलब जितना इधर तय करेगा उतना ही इधर तय करेगा। मतलब क्षेत्रीय चाल इसकी हर जगह क्या होती है? जैसे जहाँ भी क्षेत्रीय चाल कितनी होती है? नियत होती है। क्षेत्रीय चाल नियत होती है, मतलब इसका तात्पर्य है कि कहीं पे जैसे 3 जनवरी में स्पीड अधिकतम होती है और उधर 4 जुलाई में क्या होती है? स्पीड ज़्यादा होती है। तो इनकी ग्रहों की गतियों, पृथ्वी की गति का अधिकतम और न्यूनतम गति से संबंधित कौन सा नियम है? केपलर का दूसरा नियम है। चलते हैं केपलर का तीसरा नियम। केपलर का तीसरा नियम है कि टी से क्या? टी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर क्या है? यहाँ पे दूरी है, आर क्या है? यहाँ पे त्रिज्या है। तो जितना ही ज़्यादा आवर्तकाल होगा, जितना ही ज़्यादा आवर्तकाल लगेगा उतना ज़्यादा क्या होगा? दूरी होगी। तो टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब हमारा कौन सा तीसरा नियम है। तीसरा नियम क्या भैया? कि तीसरा केपलर नियम का कि सूर्य से दूरी बढ़ने के क्रम में वर्षों की लंबाई बढ़ती जाती है, वही टी प्रोपोर्शनल टू आर, है ना। सूर्य से जैसे सूर्य यहाँ पे है ना, सूर्य है, फिर यहाँ बुध, सूर्य, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो जैसे बुध को 88 दिन लगता है चक्कर लगाने में सूर्य का,
लेकिन अरुण को है सबसे ज़्यादा दिन लगेगा। यही बात यहाँ पे कह रहा है कि सूर्य से दूरी बढ़ने के क्रम में वर्षों की लंबाई बढ़ती रहती है, अर्थात टी प्रोपोर्शनल टू आर, है ना। क्या हो गया, टी क्या है आवर्तकाल, आर क्या है यहाँ पे त्रिज्या है। अब चलते हैं अब केंद्रीय और अब केंद्रीय बोले जो केंद्र की ओर बल लगता है, केंद्र की ओर बल लगता है, बल धीमे होता है, यह अब केंद्रीय बल कहलाता है। और गुरुत्वाकर्षण बल एक तरीके से यह बल कहता है, अब केंद्रीय बल कहलाता है ना। और दोनों वृत्त, अगर कोई आपसे कहे कि अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल, ये दोनों जो हैं वृत्तीय गति से संबंधित हैं। और जो बाहर की ओर बल लगता है, स्पीड में बल लगता है, इसे क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय अंदर को लेगा उसको क्या कहेंगे, अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल मतलब जो अंदर की ओर बल लगता है, उसकी एग्जाम्पल क्या है कि पृथ्वी तथा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी तथा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल जो है क्या है, एक तरीके से मैंने बताया आपको कि गुरुत्वाकर्षण बल के एक तरीके से अभिकेंद्रीय बल होता है, वो पृथ्वी से हमको अंदर की ओर खींचती है ना, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक तरीके से क्या भैया, गुरुत्वाकर्षण बल एक तरीके से अंदर की ओर खींच रहा है, तो क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल होगा। नाभिकीय बल बोलते तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचता है, तो नाभिकीय बल एक कौन सा बल है भैया, अभिकेंद्रीय बल है। जब कोई कार सड़क पर मुड़ती है तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल टायर तथा सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। हवाई जहाज उड़ते समय कुछ तिरछा होकर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होते हैं। जब हवाई जहाज को मुड़ना होता है तो हल्का सा तिरछा करके मुड़ जाते हैं, क्योंकि उनका अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है। बाइक मोड़ते समय हल्का तिरछा कर लेते हैं। चलते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल मतलब कि बाहर की ओर, अपकेंद्रीय बल मतलब क्या होता है, बाहर की ओर, मतलब यहाँ बाहर की ओर होगा, लेकिन स्पीड क्या होगी, तेज़ होगी। जैसे वॉशिंग मशीन में हो गया मक्खन निकालना, है ना, उसको तेज मस्ती तेज है तभी तो वो मक्खन निकलता है, तो बाहर निकल आता है। मतलब एक तरीके से अपकेंद्रीय बल काम कर रहा है। जो झूला झूलते हैं ये कैसे काम करता है भैया, अपकेंद्रीय बल होगा, जितनी तेज झूला उतनी दूर जाकर गिरेंगे हम। वॉशिंग मशीन मक्खन निकालने वाली मशीन में सेंट्रीफ्यूगेट मशीन में कौन सा बल होता है, अपकेंद्रीय बल लगता है। आज इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। तीव्र गति से मुड़ती गाड़ी में एक बल सदैव बाहर की ओर लगता है। तीव्र गति से जैसे गाड़ी मुड़ रही है तो बल जैसे जैसे जिस दिशा में बस मुड़ेगी उस दिशा में हम भी मुड़ जाएंगे, चाहे बगल में लेडीज बैठी हो तो उसके हम लग जाएगा, तो उसको क्या पता हो कि कौन सा बल लग रहा है। तो तीव्र गति से मुड़ती हुई बस में एक कौन सा बल लगता है, वो कहता है अपकेंद्रीय बल। चलते हैं प्रक्षेप गति कहते हैं, प्रोजेक्टिव मोशन। तो प्रक्षेप गति से क्वेश्चन 3 बनने वाले हैं कि प्रक्षेप गति का पथ कैसा होता है। ये देखिए, ये परवलयाकार होता है। क्या है, परवलयाकार होता है ना। तो लिखा देखिए, किसी पिंड की अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए किसी पिंड की अधिकतम देखिए यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई कितने होता है, यहाँ पे लिखा अधिकतम। अगर प्रक्षेप गति की बात आएगा कि प्रक्षेप गति में अधिकतम ऊंचाई के लिए कितनी डिग्री का एंगल चाहिए, तो अधिकतम ऊंचाई के लिए भी 90 डिग्री का एंगल चाहिए। और अगर कहेगा अधिकतम परास या अधिकतम दूरी के लिए, देखिए अधिकतम परास या अधिकतम दूरी के लिए हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, है ना। बस आप ध्यान रखना है, किसी पिंड की अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप कोण 90 डिग्री होना चाहिए, तथा अधिकतम परास या अधिकतम दूरी या अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप कोण 45 डिग्री होना चाहिए। देखिए 90 डिग्री का प्रयोग हमें कहाँ करना चाहिए, 90 डिग्री का प्रयोग हमें अधिकतम ऊंची कूद में करते हैं, है ना। और 45 डिग्री का प्रयोग कहाँ करते हैं, 45 डिग्री का प्रयोग मतलब हमको जहाँ मैक्सिमम दूरी प्रयोग करना है, मैक्सिमम मतलब भाला फेंकना है तो वो बहुत दूर तक फेंकना है ना। भाला फेंकिए, लंबी कूद या हैमर थ्रो, है ना। तो हम 45 जो नीरज चोपड़ा फेंकता है वो 45 डिग्री कोण बना के फेंकता है ना। तो हैमर थ्रो हो गया, जो हैमर मारते हैं हैमर थ्रो हो गया, भाला हो गया, गेंद फेंकना, लंबी कूद, है ना, ये सब 45 डिग्री पे काम होता है। अब देखते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है कि किन्हीं दो द्रव्यमान या आर क्या है, दूरी है ना। तो इसका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F बराबर हटा देंगे तो g क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। g का मान क्या होता है, 6.67 गुणा 10 की घात -11, 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, है ना। अब जी का मान हम इसे लिखा है, इसका निकाल सकते हैं हम लोग। जी का मान कैसे निकालेंगे, F इंटू आर स्क्वायर बट्टे m1 इंटू m2। तो F का मान क्या होगा, न्यूटन। आर क्या थी, दूरी थी। आर यहाँ पे इसकी बीच दूरी तो है, दो आकाशीय पिंडों के बीच आर क्या है, दूरी ही तो है। आर त्रिज्या नहीं, आर यहाँ पे दूरी है। दूरी की मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर लिख दिया। और m1 m2 द्रव्यमान तो किलोग्राम स्क्वायर लिख दिया। तो इसलिए जी का मान कितना आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा कि यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी को दोगुना कर दिया जाए
दूरी को दोगुना कर दिया जाए, जहाँ पे दूरी r दोगुना कर देंगे तो ये क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुना होगा। तो बल जो है क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, मतलब दो आधा नहीं होगा, 1/4 होगा। यहाँ पे यही बात लिखा है कि जब पृथ्वी सूर्य की मध्य दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल 1/4 हो जाएगा। आकर्षण बल बोले तो F। जब दूरी को हम दोगुना कर देंगे तो यहाँ पे 4r² हो जाएगा। मतलब कि जब दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, जब बल बढ़ेगा एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो जब ये दोगुना होगा तो जो कि स्क्वायर है, इसलिए बल क्या होगा, एक लिखा है मत लगने वाला बल आकर्षण बल 1/4 आ जाएगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान एम तथा पृथ्वी की त्रिज्या r हो तो यहाँ पे लिख दिया है ना, F बराबर एम यहाँ पे क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, r क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है ना। F बराबर mg से हम जानते हैं, F बराबर mg, F बराबर ये दिया तो mg बराबर ये लिख दिया, तो यहाँ से कैंसिल कर g का मान हमारे पे लिख दिया है ना, g m/r²